दो बेसन के लड्डू है, तुम्हारे पास दो मोतीचूर के हैं, तुम्हें क्रश करके दोनों को मिक्स करके खाना शुरू किया, तो हाइब्रिड लड्डू बनाया तुमने। तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसा ही हम करते हैं। अब हम किसी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बोलते हैं, जब तुम्हें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड बनने से किसी भी स्पीशीज की एनर्जी स्टेट के अंदर लोअरिंग आती है, जिससे उसे स्टेबिलिटी मिलती है। जब भी तुम्हारा हेड ऑन ओवरलैप होता है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कभी लेटरल साइडवेज ओवरलैपिंग बनता है, ये इससे तुम्हारी पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब मॉलिक्यूल खुद के घर के अंदर ही वो स्टेबल है ना, घर के अंदर ही तुम्हें मैकरोनी मिल रही है, सब टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है, तो तुम रेस्टोरेंट का नहीं सोचते, है ना। फिर सोचेगा यार मैं अंदर ही स्टेबल हूँ, ऐसे में मैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूँ। ओके गाइस, हाय, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्विक रिवीजन केमिकल बॉन्डिंग का करने वाले हैं। सो यू नो दैट 1 से 3 सवाल तक आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पूरा सेशन अटेंड करना मैम के साथ, क्योंकि मैम ने हैंड रिटन नोट्स के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सेप्शंस अटैच किए हैं, ठीक है। तो पूरा सेशन आपको अटेंड करना है, और सेशन के नोट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती तुम सेशन के साथ साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और सेशन छोटा होगा। तो आई वांट यू टू लिसन टू मी एंड फोकस ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। जो नोट्स है वो शिल्पी मैम का काम है प्रोवाइड कराना। तो जैसे ही तुम ये सेशन देख लोगे, ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में एज वेल एज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस लिंक पर जाकर टैप करना, शायद तुम्हें वेदांतु का अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़े, उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना एक बार, हाँ। और चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशंस तुम्हारे एग्जाम के लिए, जेई मेंस के लिए राइट नाउ प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अराउंड द कॉर्नर। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ओके। चलिए, तो अब हाँ, एक और चीज यार, चैप्टर का क्विक रिवीजन अगर करेंगे तो तुम्हें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि तुमने कितने सवाल सही किए, कि तुम्हें कितना समझ आया इस सेशन में, है ना। तो इस सेशन के जस्ट बाद तुमको अपना वीक क्विज का डीपीपी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये डीपीपी कहाँ मिलेगा तुम्हें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो तुम्हें डीपीपी का लिंक मिलेगा, लेकिन अभी नहीं अटेंड करना। तुम पहले मैम के साथ ये क्विक रिवीजन सेशन लगाओ, सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद तुम अपना डीपीपी को सॉल्व करना, और नोट्स को भी उसके बाद डाउनलोड कर लेना। फाइन, सॉर्टेड। चलिए, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखो, वेटेज चैप्टर का अराउंड 4.2%। तो मैंने कहा, तुम्हें बताया, कभी कभी 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में आ जाते हैं। इस बार तो जरूर इसका वेटेज बढ़ने वाला है। ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार 3 तक बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है इनऑर्गेनिक में रिडक्शन हुआ है ना। तो केमिकल बॉन्ड्स की हम बात करते हैं, जो 2 कैटेगरी से बेसिकली डिवाइडेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक बॉन्ड्स। अब हम किसी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बोलते हैं, जब तुम्हें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। कोई बॉन्ड वीक हो जाएगा जब उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। या फिर तुम इसका उल्टा भी सोच सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई ऐसा बॉन्ड होगा, जब वो बना था ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। तुम्हें पता है बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड बनने से किसी भी स्पीशीज की एनर्जी स्टेट के अंदर लोअरिंग आती है ना। एनर्जी उसकी लोअर होती है, जिससे उसे स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में मतलब बहुत एनर्जी निकली होगी, वीक बॉन्ड्स में कम एनर्जी निकली होगी जब वो बने थे। तो ये उसका मोटा मोटी जो है डिवीजन होते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के। तो जो ज्यादा फोकस हमारा पूरे चैप्टर में होता है, दैट इज एक्चुअली ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड। हम पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट सारा समझते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग अलग थ्योरी से। साथ में चैप्टर में आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है, फाजान्स रूल का आता है, और तुम थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेन डर वाल्स को भी पढ़ते हो, बहुत थोड़े से सेक्शन में, जिसका वेटेज कम रहता है। ज्यादा वेटेज यहाँ हम कोवैलेंट को देते हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक की सीधी बात करते हैं, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। अब भाई, तुम ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर को बहुत हल्के में लेते हो, जबकि पता है तुम्हें फाउंडेशन है ये चैप्टर का। ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें आना चाहिए। अब इसका तुम कोई सस्ता सा मेथड यूज करते हो, तुम्हें लगता है अरे ऑक्सीजन, चलो O2 बनाना है, तो तुम क्या करते हो, अरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और फिर तुम शेयरिंग दिखा देते हो और तुम बनाते हो दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। जो बच्चों मतलब बचपन में तुमने पढ़ा था, विच इज नॉट
रॉन्ग, मतलब ल्यूइस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे काम किया था, उस वक्त सिर्फ हमें ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पता था, है ना। ल्यूइस के टाइम पे हमें ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पता था, और हमें स्टेबल स्टेट का पता था कि भाई अगर एटम में ऑक्टेट आ गया या ड्यूप्लेट आ गया हीलियम टाइप में, तो वो हमारा स्टेबल स्टेट होता है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली एग्जाम में नहीं आते, है ना। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर आया मान लो एजाइड आयन का, तो तुम्हें फिर पता नहीं चलता हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं आता पेपर में, कभी पूछ सकते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में आइडिया ले सकते हैं। तो ल्यूविस स्ट्रक्चर के लिए तुम्हें जो थंब रूल फॉलो करना है वो ये है, तुम यही तरीका फॉलो करोगे। तो मैंने हैंड रिटन नोट्स में स्पेशली एक एक चीज खुद से बैठ के लिखी है कि तुम्हारी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये N1 से N4 निकालने तक का मेथड होता है। तुम्हें N1 निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे, है ना, जो भी तुम्हारी स्पीशीज के पास है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज का मतलब है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना घटा देते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उतने चार्ज को अपन ऐड कर देते हैं, है ना। ये तो बेसिक सी चीज है, तुम जानते हो, ठीक है। N2 कैसे निकलता है, N2 में अपन देखते हैं कि कितने ऐसे एटम्स हैं जो मतलब हाइड्रोजन एटम, ड्यूप्लेट वाले कितने एटम्स हैं, ठीक है, प्लस ऑक्टेट वाले कितने एटम्स हैं। तो अपन ये 2 इंटू कितने हाइड्रोजन है प्लस 8 इंटू दूसरे एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के केस में अपन ऑक्टेट ही काउंट करते हैं, है ना। नोबल गैसेस की तो बात नहीं करेंगे। चलिए, N3 निकलता है कैसे, N2 में से N1 निकालना है तुम्हें, फिर N3 का हाफ करोगे तो तुम्हें बॉन्ड पेयर्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, N4 निकलेगा N1 माइनस N3, और N4 का हाफ करोगे तो लोन पेयर मिलता है। तो ये सारा तामझाम क्यों किया N1 से N4, ताकि तुम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल पाओ, ठीक है। चलो, अब तुम्हें पता चल गई बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो तुम एक बेसिक तुम्हें पता चल गया कि ठीक है, इतने बॉन्ड पेयर इतने लोन पेयर को मैं गिवन मॉलिक्यूल में कैसे अरेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन अजाइड आयन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो, अजाइड आयन के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, एक नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 3 है यहाँ पे, उनके पास 15, नेगेटिव चार्ज है एक, तो प्लस का एक हो गया, 16 आया यहाँ से N1, ठीक है। N2 निकालो, हाइड्रोजन तो है नहीं कोई, 3 नाइट्रोजन है, तीनों ऑक्टेट वाले ही है ना। चलो, तो 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, मतलब 24 आएगा यहाँ से N2 की वैल्यू, ठीक है। N3 कैसे निकलेगा, अब हमारा N3 N2 में से N1 को घटा के 24 में से 16 गया 8, ठीक है, इसका आधा करेंगे N3 का, तो बॉन्ड पेयर मिल गए 4, मतलब एजाइड आयन के स्ट्रक्चर में ना 4 बॉन्ड पेयर है। ऐसे ही तुमने N4 से निकाला कि 4 लोन पेयर है ना। अब खुद सोचो, 4 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर को 3 एटम्स में कैसे अरेंज कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने लोन पेयर को इस तरह लगा दिया, देखो 1 2 3 4, है ना। और दूसरा एक और तरीका है, तुम 4 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, राइट। तो ये ऐसे तुम्हें ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब इस कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा, तुमने अगर ये पहली बार पढ़ा है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसके साथ तुम बहुत सारे एग्जाम्पल मैम ने अटैच किया, सब पे लगा के देखना यहाँ पर, ठीक है। सबको ऐसे ही बनाना जैसे यहाँ पर है, सल्फेट को प्रैक्टिस करना, नाइट्रेट, कार्बोनेट, पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम आयन, है ना। और ये स्पेशली इनके लिए मैम ने अलग से अटैच किया है। तो जो मैम ने तरीका बताया है N1 से N4, उस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स पर लगाना, ठीक है। चलो, बीच में एक पॉइंट है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज तुम कैसे निकालते हो, तुमने स्ट्रक्चर देखा, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर देखा, तो तुम्हें कैसे निकालना है, जैसे अपन मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोनेट का, येलो कलर तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखता है तो वो ले लिया, ठीक है। कार्बोनेट, अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, कार्बन पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और 2 सिंगल बॉन्ड से जिन पे नेगेटिव होता है। मुझे कैसे पता, देखो जब भी तुम स्ट्रक्चर्स बनाते हो ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर में भी, तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना, तो उस पे कभी कोई चार्ज नहीं होता, उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव होता है तो हमेशा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। और जब भी ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज होता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से रहा होगा, जुड़ा हुआ जरूर, राइट। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया 2 नेगेटिव, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम पे माइनस का चार्ज है, तो यानी दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो डबल से जुड़ा होगा,
है ना। तो स्ट्रक्चर तुम आराम से बना सकते हो। चलो एनीवे फॉर्मल चार्ज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम कैसे देखते हैं। ये फॉर्मल चार्ज तुम यहाँ भी निकाल सकते हो हर एटम के लिए, है ना, दिखा दूंगी, बता दूंगी। तो फॉर्मल चार्ज के लिए तुम्हें सिर्फ ये तरीका फॉलो करना है, किताबें जो बोलती है उसको छोड़ो, सिंपल सा तरीका है। देखो एक्चुअल किसी एटम के ऊपर अगर तुम स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो तो तुम्हें ये देखना है उस एटम के पास असल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। चलो इस ऑक्सीजन के पास तुम मुझे बताओ ऑक्सीजन एटम के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली 6 होते हैं, सही बात है, सही बात है, ओके। तो ये एक्चुअल हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास स्ट्रक्चर के अंदर है। स्ट्रक्चर में उस एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये अपना ऑक्सीजन है तो 2 तो इसने यहाँ बॉन्डिंग में यूज कर लिए, है ना। इसके अलावा इसके पास 1 2 3 4 ये होंगे, तो टोटल कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में। 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो घटा दो 6 में से 6, यानी इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है, ठीक है। अब यही चीज चलो इस ऑक्सीजन के साथ करते हैं। करो एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, देखो एक ऑक्सीजन ने यहाँ यूज कर लिया, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज का भी होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज का 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्यों आए, क्यों 6 नहीं था, क्योंकि एक नेगेटिव भी तो है, तो एक उसका इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यानी स्ट्रक्चर में 7 नजर आ रही है। तो फॉर्मल चार्ज कितना आया, -1 आया, -1 आया। इसका भी ऐसे ही निकालोगे 6 - 7, यहाँ भी -1 आएगा। तो ऐसे तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना है इसी तरीके से, और इस तरीके से ल्यूविस स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना। इनमें भी निकाल सकते हो। जैसे इस नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चर में 5 है और एक्चुअल कितने होते हैं नाइट्रोजन पे, 5 ही होते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, है ना। इसके अंदर देखो इसके पास कितना, नाइट्रोजन के एक्चुअल 5 होते हैं, स्ट्रक्चर में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही है। तो यानी +1 फॉर्मल चार्ज है इस पे, है ना। ऐसे देख सकते हो, राइट। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन में एक्चुअली 5 होते हैं, स्ट्रक्चर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ओके। तो यानी इसका फॉर्मल चार्ज -2 है। तो ऐसे निकालना है तुम्हें फॉर्मल चार्ज, ठीक है, सिंपल तरीका है। चलिए तो ये प्रैक्टिस के लिए ल्यूविस स्ट्रक्चर्स लगा दिए हैं। कहाँ पे ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर का जो ल्यूविस का कॉन्सेप्ट है फेल हो गया था, जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस था, है ना। उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, फिर भी वो जिंदा है बहुत अच्छे से, है ना। हालांकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मांगते रहते हैं, तुम्हें परेशान करेगा हमेशा ये, है ना। बोरोन फैमिली, उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। इनका एग्जिस्टेंस, फिर इलेक्ट्रॉन रिच, एक बार एग्जाम में पूछा था इनमें से कौन सा जो है हाइपोवैलेंट है, तो हाइपोवैलेंट करके हाइपर वैलेंट करके पूछ सकते हैं। हाइपो मतलब वहां वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वहां सेंट्रल एटम, हाइपर में 8 से ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होगा सेंट्रल एटम, ठीक है, जब उसके पास 8 से ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का एग्जिस्टेंस ये नहीं बता पाए, है ना। इन्होंने तो सिर्फ ड्यूप्लेट ऑक्टेट का पता था इनको, बाकी नहीं। तो मैम ने एग्जाम्पल अटैच कर दिया है, इन स्पीशीज को ध्यान से देखना, एग्जाम्पल इनका ध्यान रखना, ऑप्शन में दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो फिर अपनी आती है वैस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। नाम से ही पता चलता है कि भाई देखो वैलेंस शेल के अंदर जो भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कौन हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, तो वो मिलकर ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसे, क्यों वो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, क्योंकि तुम खुद सोचो यार, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में तो रिपल्शन होगी, है ना। एक कहावत है ना कि सॉरी एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती, राइट। तो वहां पे लड़ाई हो जाती है। तो इट्स लाइक भाई अगर एक क्लोज विसिनिटी में ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्शन करते हैं, वो नहीं रह पाएंगे, राइट। तो अगर तुम सोचो कि तुम लोन पेयर्स को 90 डिग्री पे या 90 डिग्री कम एंगल पे लगा दो, तो वो तुम्हारी भूल है। कभी भी 90 डिग्री एंगल या उससे कम एंगल पे लोन पेयर्स कभी नहीं प्लेस होते, हमेशा दूर होते हैं, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगी, है ना। और जो मिनिमम रिपल्शन स्टेट होगी वही तुम्हारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी डिसाइड करता है,
ठीक है। तो ज्यादा खैर थ्योरी से तुम्हें मतलब नहीं है, डिस्क्रिप्टिव तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए पेपर में, कैसे इसका क्वेश्चन करना है तुम्हें। ठीक है, तो मैम ने लिख दिया, देखो ये जो मिनिमम रिपल्शन स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, यही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तक डिसाइड करती है ना। और ये पॉइंट भी लिख दिया मैम ने कि लोन पेयर को हम कभी भी 90 डिग्री या उससे कम एंगल पे प्लेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ज्योमेट्री तुम नहीं देखोगे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। ठीक है, और प्लस तुम्हारी जो एक्चुअल शेप है मॉलिक्यूल्स की, लोन पेयर के आने की वजह से वो भी डिस्टॉर्ट हो जाती है ना। वहां पे धक्का मुक्की शुरू होती है, बॉन्ड एंगल्स डिक्रीज इंक्रीज चेंजेस बॉन्ड एंगल्स में देखने को मिलते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे एक बार, है ना, सारी ज्योमेट्रीज दिखा दो, फिर अमोनिया वाटर पे वापस आके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऑर्डर देखो, रिपल्सिव इंटरैक्शन का क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है क्योंकि लोन पेयर खुले होते हैं, है ना, वो तो फ्री है, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, समझ रहे हो, राइट। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर ये शादीशुदा लोग हैं, ऐसे दे अलग, अरे भाई हम ज्यादा आउटिंग नहीं करते और लोन पेयर सारे दिन बाहर ही घूमते रहते हैं है ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा इनकी रिपल्शन होती है। ओके, चलिए। अब मैम हम ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हमें मुद्दे की बात बताओ। तो एक्चुअली देखो, आज की तारीख में ना पेपर में पता है कैसे सवाल आते हैं, वो मेंस के अंदर ना सवालों को मिक्स करके देने लग गया, मतलब वैस्पर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन को जोड़ के एक सवाल बना देगा, या फिर हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन के साथ एमओटी का कॉन्सेप्ट लगा के सवाल पूछा, या फिर मतलब इनको मिक्स करके पूछता है, या एमओटी के अलग से सवाल पूछता है एप्लीकेशन पार्ट के। ठीक है, वहां के क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन और वैस्पर थ्योरी के लिए कोई अलग अलग तरीके से नहीं कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मैं सेम ही तरीके से समझाती हूँ स्टेरिक नंबर मेथड से। ओके, तो एक्चुअली जो स्टेरिक नंबर मेथड है ना, स्टेरिक नंबर हम निकालते कैसे होते हैं, तुम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके स्टेरिक नंबर निकालते हो, बट ये वाली चीज मैं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में बता दूंगी। ठीक है, वहां पे तब तक तुम सिग्मा लोन पेयर में थोड़े प्रो हो जाओगे। अभी देखो इसी मेथड को हम यूज करेंगे वहां भी। ठीक है, तो अपन स्टेरिक नंबर मेथड यूज करेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना होता है, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ फॉर्मूला, तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे यू वुड बी प्रो इन इट। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास कितने हैं, ठीक है, प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम्स जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम यूजुअली अपन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रो लाइक यू नो नेगेटिव जो होता है वहां पे, जैसे अगर मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो नोट्स में मैम ने सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड कराया है ना, तो टेंशन की बात है, यहाँ पे मैम ने लिखा था, देखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यूजुअली अपन सेंट्रल एटम की तरह लेते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। तो मैम ने कुछ छोटे छोटे रूल्स लिखे थे यहाँ, इसको देख लेना, है ना। तो मैम ने नोट्स तुम्हें पूरे फुली फ्लेजेड प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं पहले से सब कुछ पूरी रात बैठ के मैंने स्क्रिबल किया है खुद से, कि भाई तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा ना मिस हो जाए, दैट इज द होल पर्पस। ओके, चलो। तो हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का लेना है हमें, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम्स उससे कितने जुड़े हैं, मोनोवैलेंट एटम्स यानी जो एक वैलेंसी वाले होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लाइक दैट। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज वही, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो घटा दो, अगर जितना नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पे उतना जोड़ दो, है ना वो। ठीक है, यहाँ से तुम्हें स्टेरिक नंबर मिलता है। अब ये स्टेरिक नंबर तुम्हें आइडिया देगा कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अप्लाई करके मैंने यहाँ पे दिखाया मीथेन पे, हम एक और पे अप्लाई करते हैं, चलो अमोनिया पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेरिक नंबर मेथड, तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ पे अपना क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, ओके चलो, तो हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है 3, क्या कोई चार्ज है, नहीं, तो चार्ज को गोली मारी। ठीक है, यहां से आएगा 4। तो अगर मेरा स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो एक चीज मैं देख सकती हूँ, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें मॉलिक्यूल में देखना है यार, सेंट्रल एटम के साथ तो 3 ही साइड एटम्स हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब इन 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 तो बॉन्ड पेयर में जाएंगे, बोलो
यस और नो, चैट में लिखते रहो, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे कमेंट्स आते रहने चाहिए, ठीक है। तो 3 तो यार अपने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे क्योंकि 3 साइड एटम नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, है ना। और बचा एक, वो होगा लोन पेयर। ऐसा ही होता है अमोनिया में, है ना। अमोनिया की ज्योमेट्री देखी है ना तुमने। यस, टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पर इरेग्युलर होता है, ये इरेग्युलर स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसकी वजह से इट बिकम्स पिरामिडल, है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है इसकी। तो हाँ देखो, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ओके, तो वो वाला जो मैम ने तुम्हें स्लाइड दिखाई थी ना, ये वाली, चलो इसको भी देखो। हाँ, तो ये एन अमोनिया में एक हाइड्रोजन और होगा, यहाँ पे लगा लो, ठीक है। अमोनिया की केस में अब ऊपर क्योंकि एक लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर की वजह से क्या होता है, लोन पेयर ऊपर से धक्का मारना शुरू करता है। तो एक्चुअली ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकंड्स होना चाहिए था, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, बट ये कम होके 160 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही वाटर के अंदर देखो, तुम वही तरीके से निकाल सकते हो, हाफ ऑफ ऑक्सीजन के लोन पेयर, सॉरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, है ना। और 2 तुम्हारे मोनोवैलेंट एटम्स है, चार्ज है नहीं, स्टेरिक नंबर 4 आया। 4 में से देखो 2 ही साइड एटम्स जुड़े हैं ऑक्सीजन से, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और बचे 2 वो लोन पेयर होंगे। ये स्ट्रक्चर गलत बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे तो और ज्यादा रिपल्शन लग रही है भाई, समझ रहे हो। और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ 104.5 डिग्री तक चला जाता है। ओके, चलो, तो स्टेरिक नंबर वाली चीज आई गेस तुम्हें सॉर्टेड है ना। चलिए, हाँ, तो अलग अलग प्रिडिक्शन अपन देखते हैं, ज्योमेट्री और शेप कितनी है। तो स्टेरिक नंबर 1 पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अपनी ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर 2 से शुरू होती है, ठीक है। स्टेरिक नंबर 2 के लिए ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है। जैसे CO2 है, BeCl2 है, यहाँ पे तुम्हें कुछ इरेग्युलरिटी नहीं मिलती, तुम्हें लीनियर ज्योमेट्री मिलती है। देखो, काफी बच्चे ऐसी टर्म यूज करते हैं, मैं बोल के बताती हूँ। तुम लोग ऐसे बोलते हो जो कि गलत नहीं है, बट यू से दैट कि मैम जो जब किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर नहीं होते, तो उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप एक चीज होती है ना, तुम ऐसे बोलते हो। और दूसरी चीज मैम, अगर मॉलिक्यूल के पास मान लो लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होती है। पढ़ते हो तुम ये वाली चीज, है ना, विच इज नॉट रॉन्ग, तुम्हारे समझने का तरीका वो है अगर, तो इट इज गुड। बट अगर तुम कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक देखते हो, है ना, तो वहां पर क्या होता है, वो लोग शेप ज्योमेट्री अलग अलग शब्द ना यूज करके दे यूज द वर्ड्स लाइक रेगुलर स्ट्रक्चर, इरेग्युलर स्ट्रक्चर, है ना। तो ऐसे ही टर्म मैम ने यहाँ पे लिख दिया। जैसे स्टेरिक नंबर 3 में तुम्हें एक रेगुलर स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पे लोन पेयर्स नहीं होते, ये वो केस है, लोन पेयर नहीं होगा यहाँ पर, है ना। तो जैसे SO3 के केस में यहाँ पर तुम्हारी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, स्टेरिक नंबर के हिसाब से तुम्हारी क्या शेप ज्योमेट्री है, ठीक है। इरेग्युलर, अगर स्टेरिक नंबर 3 में इरेग्युलर स्ट्रक्चर आ गया, मतलब यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, तो उस केस में उसके लिए तुम इरेग्युलर स्ट्रक्चर में शेप होता है बेंट, वी शेप या एंगुलर, कुछ भी बुलाओ, जैसे SO2 है, ठीक है। ऐसी स्टेरिक नंबर 4 के लिए हमारे पास रेगुलर स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल होता है, ये विदाउट लोन पेयर है, ठीक है। फिर इरेग्युलर में वो जिनमें लोन पेयर्स आ जाएंगे, अगर एक लोन पेयर है तो यू गेट पिरामिडल, ठीक है, शेप। अगर 2 लोन पेयर है तो तुम्हें बेंट शेप मिलती है। एग्जाम्पल मैम ने लिख दिया है, मैंने खुद से नोट्स अटैच किया है, प्लस तुम्हारे लिए टेबल्स भी अटैच कर दिया है यहाँ पे, जो तुम्हें अच्छा लगता है उस तरीके से तुम रिवाइज करो, ठीक है। ओके, देखो स्टेरिक नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वाली स्लाइड बहुत जरूरी है। स्टेरिक नंबर 5 और स्टेरिक नंबर 6, स्पेशली 5। तो 5 स्टेरिक नंबर में रेगुलर ज्योमेट्री तुम्हारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे बीच में तुम्हारा सेंट्रल एटम रखा है, तो ये जो प्लेन में इधर देख रहे हो ट्राइगोनल प्लेन में, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है, ठीक है। और ऊपर और नीचे दीज आर योर एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल तुम्हें 90 डिग्री का भी मिलता है, 120 का भी। तो पेपर में तुमसे बॉन्ड एंगल्स भी पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई बताओ इस ज्योमेट्री में, इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड एंगल्स ऐसे हैं जो 90 डिग्रीज के हैं, कितने 120 डिग्रीज के हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ पे इरेगुलर स्ट्रक्चर लिखो यार, स्टार लगा लो इस पे, तुम जो भी इंपॉर्टेंट के लिए चांद सितारे बनाते हो, मैम ने चांद सितारे बना दिए, क्योंकि पता नहीं कितनी बार, लाखों बार सवाल पूछ चुका है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं भाई, रिपीटेटिव रिपीटेटिव क्वेश्चंस, PYQs।
सीसॉ, टी शेप और लीनियर ज्योमेट्रीज, है ना, मतलब है ये ज्योमेट्री इनकी वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है रेगुलर ज्योमेट्री, बट इरेगुलर है लोन पेयर की वजह से इनका शेप, है ना, दैट वुड बी डिस्टॉर्टेड। तो तुम्हारे पास सीसॉ जैसे SF4 एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाता है, ठीक है। और टी शेप के केस में तुम्हें दो लोन पेयर मिलेंगे, और यहाँ पर XZF2 एग्जाम्पल लिया जैसे लीनियर मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, I3 नेगेटिव। चलो इसको चेक करते हैं, बहुत बार पूछ चुका है पेपर में, ठीक है। वही मैम का स्टेरिक नंबर मेथड लगाएंगे, ओके। हाफ ऑफ एक, तीन में से एक आयोडीन अपना सेंट्रल एटम होगा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। दो आयोडीन साइड एटम की तरह जुड़े हुए हैं, मोनोवैलेंट होता है, +2, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, है ना। यहाँ से स्टेरिक नंबर निकला 5। अब 5 में से दो तो साइड एटम्स है, यानी दो तो लोन पेयर है, और बचे 3 वो बॉन्ड पेयर है, देख रहे हो। तो स्टेरिक नंबर 5 के लिए तुम्हारी ज्योमेट्री क्या होगी, दो बॉन्ड पेयर, ये थोड़ा सही लिखते हूँ, गलत हो गया टाइप, हाँ देखो, दो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, है ना। स्टेरिक नंबर 5 है तो अपनी ज्योमेट्री क्या होगी, TBP हमारी ज्योमेट्री होने वाली है, होने वाली है, यस। शेप क्या होगी, देखो ये वाली लीनियर शेप होगी, 3 लोन पेयर कहाँ पर आ जाएंगे, लोन पेयर तुम्हारे इक्वेटोरियल में, और तुम्हारा जो ये है बाकी दो आयोडीन दे विल कम ऑन एक्सियल पोजीशन, है ना। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, लीनियर लाइक दिस, ओके। और ये 3 लोन पेयर, है ना, लाइक दैट, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स प्लीज देखकर चलना, इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर स्टेरिक नंबर 6 में रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में इक्वेटोरियल और एक्सियल का कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, है ना। ये इक्वेटोरियल एक्सियल दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी बहुत है, क्योंकि इसमें 12 बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्रीज के होते हैं, तो प्रॉपर सिमेट्री। इसीलिए जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी पढ़ते हो, वहां पे भी तुम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हो, है ना। हाँ, SF6 अपन ने एग्जांपल लिया है, ठीक है। फिर इसके अंदर डिस्टॉर्शंस, इसके इरेगुलर स्ट्रक्चर में तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में एक ही तुम्हारा जो लोन पेयर है वो आ रहा है ना। तो इस केस में लोन पेयर तुम कहीं पे भी रख दो, एक ही लोन पेयर है, किसी भी पोजीशन पे रख दो। लेकिन जब दो लोन पेयर आते हैं तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर में, तो अब यहाँ पे तुम्हें उनको यहाँ रखना होता है एक्सियल में, ऐसे, ताकि रिपल्शन कम हो, है ना, इसीलिए यहाँ पर प्लेस होते हैं, राइट। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। इसके साथ साथ मैम ने देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी यहाँ पे अटैच कर दिया है, PDF में प्रोवाइड करा दूंगी तुम्हें, जैसे बेंस रूल क्या होता है, ठीक है, ड्रेगोस रूल क्या होता है, तो वो वाली चीज भी थोड़ी एक बार देखनी है तुम्हें, है ना। एक बार आई विल टेक यू थ्रू दिस। चलो ये सॉर्टेड है ये वाली चीज। चलिए अब मैम ने देखो यहाँ पे टेबल अटैच कर दिया, इन केस किसी को मेरे हैंड रिटन नोट्स में कंफ्यूजन है ना, तुम्हें ना समझ आए, तो मैम ने सारी ज्योमेट्रीज देखो, ये वो है जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, एग्जाम्पल के साथ टेबल अटैच किया है, तुम्हें उसी तरीके से करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बॉन्ड एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज S कैरेक्टर के, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज P कैरेक्टर के, ठीक है। और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर के, इन सबका रिलेशन तुम ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैम ने स्पेशली अटैच किया है ना। यहाँ से तुम्हारे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सारी ज्योमेट्री खत्म हो गई यहाँ पर। उसके बाद ये लोन पेयर वाले केसेस शुरू हो गए, है ना। यहाँ पे E जो लिखा हुआ है, E टेल्स यू द नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी जो मैम ने बताई है एग्जाम्पल के साथ यहाँ टेबल में अटैच कर दी, जो तुम्हारा मन है वैसे तुम कर सकते हो, ओके। चलिए अब ये देखो प्लेसमेंट तुम्हारा लोन पेयर का, जैसे TBP ज्योमेट्री जब तुमने देखी थी, है ना, वहाँ इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन अलग थे, तो तुम कहाँ पे लोन पेयर को रखोगे, तो लोन पेयर को हमेशा लोन पेयर प्रेफर करता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वहां पे ना मिनिमम रिपल्शंस लगती हैं बेसिकली। तो तुम्हारा लोन पेयर जब भी होगा तो तुम कहाँ पर रखोगे उसे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो हमेशा एक्सियल पे जाना पसंद करेगा, तो इसी के लिए मैम ने बेंस रूल भी यहाँ पे अटैच किया है, ठीक है। देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इन अ मॉलिक्यूल अटैचेस टू दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास ज्यादा P कैरेक्टर होता है,
और वाइस वर्सा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये तुम हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी देख सकते हो, राइट। उससे पहले ही मैम ने दिखा दिया कि नोट्स में मैंने यहाँ पे अटैच किया है, एग्जाम्पल के साथ अटैच किया है सब कुछ। ठीक है, ओके। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक बार फिर से देख लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ जी, तो ये वाली चीज सॉर्टेड है। चलिए वीबीटी की बात करते हैं। तो वीबीटी तुम्हें बताता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो भाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, और यहाँ पर अब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किस एक्सिस के अलोंग होती है, वो तुम्हारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है ना। ये वो एक्सिस है जिसके अलोंग एटम्स अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं। ठीक है, यही डिसाइड करता है कि डायरेक्शन क्या है ओवरलैपिंग की। तो जब भी बॉन्ड बनता है ना, ओवरलैपिंग की डायरेक्शन और कितना एक्सटेंड था ओवरलैपिंग का, वो काफी मैटर करता है। जब भी तुम्हारा हेड ऑन ओवरलैप होता है, एक्सियल हेड ऑन ओवरलैप, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कभी लेटरल साइडवेज ओवरलैपिंग बनता है, ये इससे तुम्हारे पाई बॉन्ड्स बनते हैं। डेल्टा बॉन्ड अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चंस वीबीटी से अच्छे बना सकता है ना। वैसे हाल फिलहाल नहीं पूछा गया है वीबीटी से सवाल, ठीक है, वीबीटी की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है कुछ सालों में, बट यू नेवर नो कब अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वीबीटी से मिल जाए। तो मैम ने यहाँ पे ना अटैच किया है तुम्हारे लिए कि कौन सी, जैसे मान लो एस एस ऑर्बिटल्स कभी ओवरलैपिंग के लिए आते हैं, तो चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग आए या फिर वो वाई के अलोंग अप्रोच करे या जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे, तुम्हें पता है एस स्फेरिकल होता है ना, डायरेक्शनलेस होता है। तो हर जगह से तुम एक्स के अलोंग बनाओ, वाई के अलोंग बनाओ, जेड के अलोंग, हर जगह से सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है इन सारी केसेस में। ठीक है, अगर मान लो एस और पी एक्स लिया, जैसे देखो यहाँ पर यहाँ दिखाती हूँ, ये एस ऑर्बिटल है अपना, एक्स एक्सिस मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले ली, ठीक है, और पी एक्स मैंने ले लिया, पी एक्स, ठीक है, ये अपना पी एक्स है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ली हमने, एक्स ली, है ना। तो एस और पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनाने के लिए आए। तो यहाँ पर देखो हेड ऑन ओवरलैप होगा अगर ये अप्रोच करते हैं। एस को थोड़ा इधर बना लेते हैं, यहाँ पर देखो ये एस था अपना, किसके अलोंग आया, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, तो एस और पी एक्स कभी एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे तो सिग्मा बनेगा, वाई और जेड के अलोंग नो ओवरलैपिंग, ठीक है, नहीं होएगा। ऐसी अब बताओ मुझे, एस और पी एक्स पी वाई लिया मैंने वाई एक्सिस के अलोंग, तो सिग्मा बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी कॉमन एक्सिस है उस पे सिग्मा बन रहा है और बाकी पे जीरो, नो ओवरलैपिंग हो रही है ना। तो इस तरीके से तुम सबका डिसाइड कर सकते हो, वाई जेड के लॉन्ग यहाँ पे जीरो हो नहीं होगी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये सारे केसेस मैम ने अटैच किए, इसको समझ लेना, सोच लेना। डेल्टा बॉन्ड तुम छोड़ सकते हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, पर इसको मतलब काफी बच्चों को इमेजिन करने में मुश्किल होता है, तो तुम ट्रिक से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो डी एक्स वाई और पी एक्स अगर लेते हो, तो वाई एक्सिस जो इनके अंदर जो कॉमन एक्सिस है उसके अलोंग पाई बन रहा है, कॉमन पे पाई बन रहा है, बाकी पे जीरो, है ना, नो ओवरलैप। तो यहाँ पर भी देखो कॉमन एक्सिस पे तो सिग्मा बन रहा है और बाकी पे पाई बन रहा है। तो ऐसे ऑब्जर्व करके ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल यूज किया गया है, ठीक है, या sp3d2 में। यहाँ पे d वाले भी कर सकते हैं बट वो कोऑर्डिनेशन में देखेंगे, है ना, dsp2 वाले केसेस उनको नहीं कर रहे। तो देखो sp3d में जब तुम tbp ज्योमेट्री होती है तुम्हारे पास, रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो उसमें जो d यूज होता है वो dz स्क्वायर होता है, ठीक है। जब तुम्हारे पास स्क्वायर वाली वो होती है, जितने तुम्हारे इरेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर पिरामिडल बनता है, उसमें जो डी यूज होता है वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, प्लेन वाला, ठीक है। किस केस में, स्क्वायर वाले केसेस में, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर पिरामिडल। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हो तुमसे पेपर में, मॉलिक्यूल में पूछा हो, इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी यूज हुआ है, तो तुम इस हिसाब से बता सकते हो, है ना, देख सकते हो। ओके, sp3d2 के अंदर तुम्हारा dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो नए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जन्म देते हैं, है ना। जैसे घर पे भी तुम करते हो, तो कि अगर तुम कोई चीज खा रहे हो, जैसे दो बेसन के लड्डू है तुम्हारे पास, दो मोती चूर के है, तुम्हें
क्या किया तुमने, क्रश करके दोनों को मिक्स करके खाना शुरू किया, तो तुमने हाइब्रिड बनाया, है ना, हाइब्रिड लड्डू बनाया तुमने। तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसा ही हम करते हैं, क्योंकि अगर तुम देखो ना एस को, एस डायरेक्शन लेस होता है, एस के पास एंगल तो भरपूर मात्रा में होता है लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है, इट्स डायरेक्शन लेस। अगर पी को देखो, पी बोलेगा डायरेक्शन है मेरे पास, एंगल नहीं है, तो तुम इनकी इंटरमिक्सिंग कर दो तो दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स होके नए सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो इक्वल एनर्जी के होते हैं, ठीक है, जो डीजेनरेट एनर्जी के होते हैं। फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं मिक्सिंग में, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो सारे जो फीचर्स हैं, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स मैंने हाइब्रिडाइजेशन की लिख दी है, तो प्लीज नोट्स को डाउनलोड करके सारा रीड कर लेना। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बहुत सारी थ्योरी तुम्हारे लिए अटैच करी है, हर एक ज्योमेट्री के लिए अलग से, है ना। मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पर कैसे अपन प्रिडिक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। जो मैम ने अभी फॉर्मूला तुम वहां वेस्पर में देख कर आए थे वही करते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में भी तुम्हें क्या करना होता है, स्टेरिक नंबर मेथड यूज करना होता है, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर तुम्हें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही बताता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की जानकारी देता है। तो जब स्टेरिक नंबर तुम्हारा 2 होता है, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी क्या होती है, एसपी, ठीक है। जब 3 होता है स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जब 4 होता है sp3 होती है, एंड सो ऑन, इसको 7 तक तुम कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से तुम स्टेरिक नंबर निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, है ना। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें उसी स्लाइड पर लेकर चलती हूँ, देखो। या यहाँ देखो, ये वाला एग्जाम्पल मैम ने I3 नेगेटिव का बताया था तुम्हें, तो तुमने स्टेरिक नंबर 5 निकाला, तो स्टेरिक नंबर 5 देखते ही उसको देखो, एक S रहा होगा, 3 P रहे होंगे और एक D रहा होगा, तो sp3d हो गया तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन। कर सकते हो, इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो उसी मेथड से ये जो हमने किया था इसी से अपन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जैसे देखो अमोनिया के केस में 4 आया स्टेरिक नंबर, तो एक S होगा, 3 P होगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पता चल रहा है, तो इसी तरीके से अपन निकालेंगे, राइट। तो ये सारे नोट्स मैम ने अटैच किए तुम्हारे लिए, देखो एसपी को अलग से एक्सप्लेन करके लाई हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स अटैच किए हैं उसके लिए। तो ध्यान रखना, जैसे एसपी में ये कोलिनियर होते हैं, 180 डिग्री का एंगल होता है इनका, है ना, बॉन्ड एंगल, तो बिल्कुल ऐसे लीनियर हर एक ऑर्बिटल। हाँ, परसेंटेज कैरेक्टर कैसे निकालोगे, जैसे एसपी के अंदर मान लो परसेंट एस निकालना है मुझे, तो कितने एस ऑर्बिटल है, एक एस है, ठीक है। टोटल कितने हैं, एक एस है और एक पी, यानी 2 है टोटल, और 100 से गुना कर दो, 50% एस होगा, तो पी भी कितना होगा, 50% ही होगा, है ना। जैसे मान लो sp2 के अंदर निकालना है, तो सारी मैम ने अटैच किया है, sp3 sp2, है ना। sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना है, तो एक तो s है और 2 और एक टोटल 3 है ना, ठीक है। तो ये कितना होगा, 100/3, कर सकते हो। परसेंटेज एस कैरेक्टर निकल गया 33%, परसेंट पी निकल गया 67%। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को कर कर देखना, हाइब्रिडाइजेशन के मैम ने सारे एग्जाम्पल और टेबल अटैच कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। यस, अप्रोच वही रहनी चाहिए। चलो अब इसके लिए फाइनली ये दिखाई देती हूँ बेंस रूल। देखो बेंस रूल बोलता है कि भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है मॉलिक्यूल में, है ना, वो अटैच करेगा ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से जिसके पास ज्यादा पी कैरेक्टर है। मतलब सिंपल याद होगी, थ्योरी नहीं, पॉइंट ध्यान में रखना है कि देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर परसेंट पी को ऑक्यूपाई करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर परसेंट एस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। यस, ओके, चलिए। लोन पेयर ऑक्यूपाइज एस कैरेक्टर मोर देन डबल बॉन्ड, लोन पेयर और डबल बॉन्ड तुम्हारे एस कैरेक्टर को प्यार करते हैं, बट उसमें भी लोन पेयर ज्यादा प्यार करता है ना, मोर लाइक एस कैरेक्टर वाले को। तो इसीलिए प्लेसमेंट जब तुमने टीबीपी में देखी थी, तो टीबीपी में मैम ने बताया था तुम्हें, है ना, कि वहां पर तुम क्या कर रहे थे, टीबीपी के अंदर तुमने यही किया था, मैम ने बोला था कि लोन पेयर तो तुम इक्वेटोरियल पर रखोगे, है ना, चॉइस है हमारे पास, और जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं वो कहाँ रखते हैं, एक्सियल के ऊपर, है ना। तो इसीलिए बिकॉज परसेंटेज एस का लोचा है सारा, यस, एस कैरेक्टर बाबू भैया, एस कैरेक्टर, लाइक दैट। चलो, तो ये सारे एप्लीकेशंस भी इसके मैम ने और अटैच कर दिए। अगर मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है,
यहाँ पर देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर परसेंटेज एस डिक्रीज हो गया। तो अगर परसेंटेज एस डिक्रीज हो गया तो कुछ तो कोई तो चीज होगी जो कंपनसेट करेगी उस परसेंटेज एस को, है ना। तो इसको कंपनसेट करने के लिए परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है ऐसे ऑर्बिटल में जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड होता है सेंट्रल एटम से। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, इसकी 2.4 होती है, कार्बन की, फ्लोरीन की 4 होती है ना। तो यहाँ पे कंपनसेशन के लिए परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे कम हुआ था। तो अब ध्यान रखना इस परसेंटेज एस कैरेक्टर वो बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए मैम ने नोट्स में तुम्हें ना हर चीज लगा कर दिया, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने कोई पॉइंट नहीं तुम्हारे लिए मिस किया है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे एक गो में हो जाए, ठीक है। तो जस्ट नोट्स को तुम्हें अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पर मैम ने बोला, देखो बॉन्ड एंगल परसेंटेज एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बताओ बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, बताना जरा, जल्दी बताओ सब लोग। तो समझ गए, ये वाली चीज को तुम्हें ध्यान रखना है इस तरीके से, ओके। हाँ जी, हाँ एमओटी करते हैं डिस्कस। अब एमओटी से पहले वो ड्रेगोस रूल भी देख लो। तो ये सारी एप्लीकेशन मैं नोट्स में अटैच करा दूंगी, एग्जांपल्स मैम ने लिए हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ को तुम्हें ऐसे ही कंपेयर कराने का सवाल पेपर में पूछ सकता है, तो तुम इस हिसाब से सोच लेना परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ये बेंस रूल के सारे एप्लीकेशन है, मैम ने अटैच कर दिया है, इसको ध्यान रखना। देखो वही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर प्लेस वेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज लेस। तो इसीलिए देखो फ्लोरीन यहाँ XeF2 में 3 लोन पेयर थे, वो हमने इक्वेटोरियल पे रखे हैं और फ्लोरीन को एक्सियल पे रखा है ना। लेस परसेंट एस है यहाँ पर, यस, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट इज योर ड्रेगोस रूल। ड्रेगोस रूल में तुम नो हाइब्रिडाइजेशन के केसेस के मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो। तो इसकी कंडीशन होती है जब सेंट्रल एटम कंपाउंड का थर्ड पीरियड या उससे नीचे की तरफ होता है, ठीक है, या बिलो ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। तो लोन पेयर जो प्रेजेंट होता है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो वहां पे बॉन्डिंग प्योर पी ऑर्बिटल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन एलिमेंट्स को जब भी ड्रेगोस रूल यानी नो हाइब्रिडाइजेशन का केस आएगा, और इनमें बॉन्ड एंगल भी तुम्हारा अराउंड 90 डिग्री होगा, क्योंकि प्योर पी को यूज किया जो कि 90 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं, समझ रहे हो। तो देखो एग्जाम्पल, नाइट्रोजन जब सेंट्रल एटम था इधर, जैसे अमोनिया में तुमने किया था, बॉन्ड एंगल 107.8 तक था। फिर अगर तुम फॉस्फीन के पास जाते हो, है ना, PH3 93.6 हो चुका है, आर्सेनिक के केस में 91.8, है ना। तो ऐसे करके और कम हो गया यहाँ पर। तो ये वाले केसेस तुम्हारे नो हाइब्रिडाइजेशन केसेस हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये तुम्हारा ड्रेगोस रूल था, फॉस्फीन का मैम ने अलग से एग्जाम्पल लेकर बताया, ठीक है, सॉर्टेड है। नोट्स में दे दूंगी तुम्हें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारे को प्लीज डाउनलोड करना, देखो सारे हाइब्रिडाइजेशन को मैम ने डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये PCl5 का एग्जाम्पल भी बहुत फेमस होता है, तो ये भी अटैच किया है मैम ने सारा, कौन सा एस मतलब P D कौन से यूज हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, सॉर्टेड, यस, ओके। चलिए, तो फाइनली एमओटी हम शुरू कर सकते हैं। तो एमओटी के अंदर भी तुम्हें पता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई एटॉमिक, वीबीटी ने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आपस में आके ओवरलैपिंग होती है, मिक्सिंग होती है, हमारे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो वहां एटॉमिक ऑर्बिटल का अप्रोच था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अप्रोच होता है थोड़ा, ठीक है। तो किसी एक बॉन्ड को तुम एमओ की तरह देखा करो, ठीक है। तो ये बोलता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में आते हैं वो ओवरलैप करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक बॉन्डिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग जो उसे काटेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही तरीका होता है बेसिकली तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फिल करने का, जो सारे रूल्स ऑफ बो, है ना, हुन्स और सब पॉली सब फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है, ऑब्वियसली वो अनस्टेबल होता है, बॉन्डिंग वाले स्टेबल होते हैं, राइट। ओके, तो कंडीशन सारी मैम ने थ्योरेटिकल या अटैच कर दिया, इसको प्लीज देख लेना, राइट। तो अब यहाँ पे ये क्या लोचा होता है मैम,
कि हमारे पास बीएमओ बॉन्डिंग बना है, एंटी बॉन्डिंग बना है। तो ये सारा लोचा होता है बेसिकली तुम्हारा वेव नेचर का, कि जब भी देखो हमारे पास जैसे एक वेव फंक्शन है और ऐसा ही वेव है सेम डायरेक्शन में, मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जो इन फेज होता है। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इन फेज, जब दो वेव्स तुम्हारी एक सेम फेज के अंदर आती है तो वहां पे जो फाइनली तुम्हारा वेव फंक्शन होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन, पिछले साल ये सवाल पूछा था, मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन दिया हुआ था, बॉन्डिंग और से तुम्हें मैच करना था वेव फंक्शन, ठीक है, बीएमओ से। तो बीएमओ एंटी बीएमओ का वेव फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। बीएमओ का तुम्हारा एडिटिव नेचर का होता है, तो यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ओवरऑल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही तुम्हारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जन्म देते हैं, जो वेव्स कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। जब वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, जैसे देखो ये आउट फेज वेव्स है ना, ऑपोजिट फेज के अंदर होते हैं, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन बनता है एंटी बॉन्डिंग का वो सबट्रैक्टिव होता है ना, वो सबट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। क्लियर है, सॉर्टेड, यस। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर जैसे देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ, एक यहाँ हमने दिखाया है। तो जब इनकी मिक्सिंग होती है तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जो स्टेबल है, लो इन एनर्जी है, और एक एंटी बॉन्डिंग बना जो हाई इन एनर्जी है अपने पास, ठीक है। चलो, तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करते हैं। नोट्स प्लीज डाउनलोड कर लेना, सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। आई गेस कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज्यादा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है कि मैम कितना रह गया है, ठीक है, तुम सिर्फ समझो। आई गेस क्लियर है, सब कुछ विजिबल है। चलिए, तो हाँ, एमओटी से क्वेश्चंस भी आते हैं, कैसे आते हैं वो देख लेना। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन्स का फिल करने का ऑर्डर क्या होगा, जब भी तुम्हारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम का मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने का एनर्जी ऑर्डर ये होता है। देखो नीचे 1s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सेम रहता है, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स जब तुम फिल करते हो यहाँ तक ऑर्डर सेम रहता है, ठीक है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बॉन्ड ऑर्डर में होता भी नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग, ये दो बॉन्डिंग इससे दो एंटी बॉन्डिंग के कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे मतलब जब तुम ज्यादा फिलिंग करते हो यहाँ पे चेंज आता है, ठीक है। जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर देखो सिग्मा 2p z की एनर्जी कम होती है, फिर 2px पाई और 2py पाई वालों की ज्यादा होती है। तो इट इज लाइक, देखो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाली स्पीशीज में यहाँ पे सिग्मा 2pz नीचे है ना, फिर तुम्हारी पाई 2py। अब सिग्मा 2p z ही क्यों लिया, क्योंकि हम कन्वेंशनली z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, इसलिए उसके अलोंग सिग्मा बनाया हुआ है ना, और y और x के अलोंग हमने यहाँ पे पाई बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे होता है, फिर तुम्हारे पाई स्टार आते हैं और फिर तुम्हारा सिग्मा स्टार आता है। तो इसको शॉर्टकट से याद रख सकते हो, 1 2 2 1, है ना। तो इस केस में 1 2 2 1, ऐसे ट्रिक याद रखो जब तुम्हारे 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उस केस में देखो 2 1 2 1, 2 1 2 1 ये नंबर देख सकते हो, है ना, ध्यान रख सकते हो। तो उस केस में पाई वाले नीचे है और सिग्मा 2p वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाती है पाई वालों से, ठीक है। बाकी ये वाला ऑर्डर सेम रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड क्योंकि सवाल आते हैं पेपर में, ओके। हाँ जी, चलिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, बॉन्डिंग कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग के, और फिर डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम ने नोट करके तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, तो पूछ सकता है तुमसे। जैसे ऑक्सीजन O2 के अंदर यहाँ पे मैम ने फिलिंग करी है इलेक्ट्रॉन्स की। देखो, दो ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, है ना, 2 4 8 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स तक सब कैंसिल हो जाता है, ये इसको कैंसिल कर देता है, ये इसको कैंसिल कर देता है ना। तो जब भी तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इनको तो तुम गिनाई मत करो, तुम यहाँ से मेन कहानी शुरू किया करो ऊपर से, ठीक है। फिर 8 के बाद 2 यहाँ पर चले गए, पहले ये डीजनरेट की तरह हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, देखो हाँ, कि कितने फिल कर दिए हमने, 10 भर दिए, फिर ऐसे 11 12, फिर डबलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम सीधा 2 भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर 12 आ चुके हैं, है ना, फिर 13 14 ऐसे, ये नाइट्रोजन है। अब देखो
सॉरी ये ऑक्सीजन है तुम्हारा, 16 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैम देखो कैसे ऐड कर रही है, राइट। तो अब देखो, अगर ध्यान देना यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, ये एमओटी ने एक्सप्लेन किया था। तो अगर तुम देखो ऑक्सीजन, जब मैं ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दूं, O2 नेगेटिव आयन अगर मैं देखूं, तो यार तुम खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएगा, O2 नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर जा रहा है, देखो यही इसका होमो है ना, होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ, या लूमो भी यही होगा जहां से निकलेगा, है ना, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर अगर देखो होमो एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, जब जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा ना, तो 2 से आधा 1.5 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन निकाला किससे, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो बढ़ गया 0.5 से, है ना। अगर मान लो O2 2+, मतलब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से निकाले, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो 1 से बढ़ गया, 2 से 3 हो गया O2 2+ में, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ना तुम फिगर आउट कर सकते हो, तो कुछ डरने की बात नहीं है कि कोई अलग सवाल कैसे करना है, सिंपल तुम ऑक्सीजन की लिख के बाकियों का सोच के कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे ही वो कोई भी स्पीशीज बना के तुम्हें पूछ सकता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मैम ने कंपेयर करा दी है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं एमओ में और डायमैग्नेटिक होता है, अगर अनपेयर्ड दिखते हैं तुम्हें एक या एक से ज्यादा, वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो कुछ और एग्जांपल्स मैम ने अटैच किए हैं, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, नोट्स में देख लेना इन्हें, है ना। बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आई गेस। चलिए, तो ये छोटू सा टॉपिक जो शुरू में मैम ने तुम्हें बताया था वॉन टू ऑल फोर्सेस का, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होल्ड करके रखती है मॉलिक्यूल्स को साथ में, जो बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, जिनके अपन अलग अलग टाइप्स, जैसे जो नोबल गैसेस में भी दिखती हैं तुम्हें, है ना, जो वीकेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो कभी कभी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यू शुड नो आयन डाइपोल वाली सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, और तुम्हारी जो लंदन फोर्सेस होती है वो सबसे कमजोर होती है। तो इसकी भी मैम ने नोट्स में ना सबकी डेफिनेशन अटैच करी है, ठीक है। आयन डाइपोल के लिए क्या एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। डाइपोल, डाइपोल तुम्हारी होगी ऑपोजिटली चार्ज आयन्स के बीच में, परमानेंट डाइपोल्स, है ना, जैसे HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। ओके, इसी वजह से जो गैसेस होती हैं उनको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे मैम ने आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के सबके एग्जाम्पल भी अटैच कर दिए, यहाँ से सवाल नहीं पूछता है वैसे अब, क्योंकि उसके पास टॉपिक है तुम्हें फंसाने के लिए, है ना। एमओटी में वो तुम्हें फंसा लेते हैं आराम से, पर मैम ने फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ अटैच कर दिया है, ये तुम्हारी लास्ट इंस्टेंटेनियस वाले, ओके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में, देख लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो कभी कभी वो तुमसे ना इन टाइप्स का डिफरेंस कराता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रा। तो हमेशा ध्यान रखो, बॉइलिंग के अंदर हम ना दो मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने की बात करते हैं। ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने की मैं बात कर रही हूँ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने की। तो जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहां पे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करती है, इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करके मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जब मॉलिक्यूल खुद के घर के अंदर ही वो स्टेबल है ना, घर के अंदर ही तुम्हें मैक्रोनी मिल रही है, सब टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है, तो तुम रेस्टोरेंट का नहीं सोचते, है ना। तो ये सोचेगा यार मैं अंदर ही स्टेबल हूँ, ऐसे में मैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूं। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। चलिए, तो खैर मैम ने डिटेल नोट्स अटैच किए हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। फिर तुम्हारा फाजान्स रूल होता है, फाजान्स रूल में अपन बात करते हैं कि कैसे कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एंड वाइस वर्सा। तो तुम्हारा सारा खेल यहाँ पर होता है कि जो केटायन है, केटायन का जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, है ना, मतलब केटायन का जितना हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतने अच्छे से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा।
है ना, उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉन फ्लाउ को डिस्टॉर्ट करा पाएगा, उतना ज्यादा उसका शेयरिंग कैरेक्टर दिखेगा, उतने कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं वहां पे, है ना, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होता है। अगर जैसे मान लो एग्जाम में सवाल आया था पिछले साल, फाजान रूल से पूछे गए हैं सवाल, गदर सीरीज में मैंने कराए हैं क्वेश्चन, फाजान रूल को एक टाइप बना के मैंने सवाल कराया है। तो अगर ये सेशन लगा रही हो और गदर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखना, सर्च करना यूट्यूब पे गदर शिल्पी मैम, ठीक है, शिल्पी मैम गदर शिल्पी मैम गदर सीरीज। चलिए तो यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो एनायन की तरफ से, एनायन जितना जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एनायन जितना आराम से खुद को डिस्टॉर्ट करा लेगा, जितनी ज्यादा एनायन की पोलराइजेबिलिटी होएगी, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है यहाँ पर, जैसे जितना छोटा केटायन, जितना छोटा साइज होता है केटायन का, उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो पाता है, ठीक है। एनायन जितना बड़ा, उतना ही आसान उसको डिस्टॉर्ट करना होता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, तो उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। फिर ऐसे ही अपन चार्ज देखते हैं, केटायन पे चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, है ना, एनायन पे है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर एक लास्ट होता है तुम्हारा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन वाला पॉइंट, जब 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस शेल मतलब पूरी कंप्लीटली फिल्ड होती है। जैसे अगर तुम कंपेयर करो कॉपर को, CuCl, ठीक है, और NaCl, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर CuCl में ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है कॉपर प्लस का। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। एवरीवन इज सॉर्टेड, आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, चलिए द लास्ट पॉइंट दैट यू हैव, आखिरी चीज यहाँ पर मैम तुम्हें थोड़ा इससे रिलेटेड बताना चाहती है। हाँ, डाइपोल मोमेंट का मैम ने अटैच किया है यहाँ पे, जितने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स थे तुम्हारे, है ना, सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स AB2 से लेकर AB6 तक, उनका लोन सॉरी डाइपोल मोमेंट तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। ओके, और किसमें 0 होता है, AB4L2 AB2L3, अगर साइड एटम्स सेम होंगे तो इनका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक छोटू सा सवाल दिया हुआ है, जिसमें अमोनिया NF3 को कंपेयर किया डाइपोल मूवमेंट में। तो देखो लोन पेयर की तरफ ही हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन ओरिएंटेड होगी, है ना, तो डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी होती है जैसे नाइट लोन पेयर की तरफ है डायरेक्शन, तो उसकी तरफ एरो और पीछे टेल, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में अगर तुम देखो, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, और लोन पेयर में हमेशा लोन पेयर की तरफ, क्योंकि उससे ज्यादा तो क्या ही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे अगर तुम देखो ना, यहाँ पे एडिटिव हो जाता है, डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लो डाइपोल मोमेंट x डायोप्टर है इसका, और NF3 में देखो, NF3 में नाइट्रोजन से डाइपोल की तरफ, मतलब लोन पेयर की तरफ डाइपोल जा रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से इधर भी अवे जा रहा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट कैंसिल आउट नहीं होता, मतलब डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू NH3, बट इट इज नॉट जीरो, जीरो तो नहीं है बट लेस देन NH3, लेस देन NH3। जीरो इसलिए नहीं है, लोन पेयर के डाइपोल को सिर्फ लोन पेयर ही काट सकता है, एटम्स नहीं काट सकते हैं, ठीक है, अमोनिया से कम हो जाएगा, राइट। अब लास्ट टॉपिक मैम ने हैंड रिटन नोट्स में अटैच करके दिया है, देखो सॉल्युबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो, बट छोटी सी बात, सॉल्युबिलिटी में बताओ कितने बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से, लगता है यस मैम हम घबरा जाती हैं देखो डरने की बात नहीं है, इजी होगा टॉपिक, ठीक है। तो एक अप्रोच ध्यान रखनी है सॉल्युबिलिटी में, कि ये पॉइंट लैटिस एनर्जी से इनवर्सली रिलेटेड होता है, हाइड्रेशन से सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ठीक है। अब जब भी तुम्हारे पास एनायन और केटायन का साइज सिमिलर होता है, तो वहां पे डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब हमें कैसे पता एनायन केटायन का साइज, तो तुम ये देखो, जो मोनो एटॉमिक आयोन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, मोनो एटॉमिक आयोन्स तुम्हारे छोटे होते हैं, है ना, मोनोएटॉमिक आयोन्स छोटे होते हैं, तो इस केस में तुम्हारे देखो मोनोएटॉमिक आयोन्स हैं, तो यहाँ पे सिमिलर साइज होता है एनायन के टाइम में, तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर कभी ऐसा है तुम्हारे पास कि एनायन का साइज बहुत बड़ा है केटायन से, तो मतलब जैसे ये कब होता है, पॉलीएटॉमिक आयोन्स में, ये क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयोन्स के केस में, ठीक है। जैसे सल्फेट लिया हुआ है ClO4 नेगेटिव, तुम देखो, तो जब तुम्हारी पॉलीएटॉमिक आयोन्स है, या ऐसे बोलो एनायन का साइज बड़ा है केटायन से, वहां पे तुम्हारा सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम घट जाता है,
इतना ध्यान रखना। कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगी, वो मैंने लिख दिया है। थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, बड़ा केटायन बड़े एनायन को पसंद करता है और छोटा केटायन छोटे एनायन को। क्या बोला मैम ने, समझ गए? यस। तो बड़े केटायंस बड़े एनायंस को पसंद करते हैं, है ना। तो जैसे जब भी मान लो तुम्हारे पास लार्ज एनायन आया, कभी भी अगर तुम्हारे पास लार्ज एनायन आ गया, लार्ज एनायन में हम बोल सकते हैं पॉलीएटॉमिक। यस और नो, बोलो यस। कभी पॉलीएटॉमिक अगर तुम्हारे पास एनायन आ जाता है तो उनके केसेस में तुम ध्यान रखना, जो भी उनकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्योंकि देखो लार्ज एनायन लार्ज केटायन को पसंद करेगा, है ना। तो लार्ज एनायन कभी है तुम्हारे पास और तुम डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप उनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप केटायन भी बड़े होंगे, समझ रहे हो। और ऐसे ही अगर तुम मोनोएटॉमिक आयन्स, अगर तुम स्मॉल एनायंस की बात करते हो, किसकी, स्मॉल एनायंस की, ठीक है। स्मॉल एनायन मतलब मोनोएटॉमिक आयन्स जो है, तो उनकी नीचे से ऊपर की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। इनकी या तो ऐसे बोलो डाउन ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। होल लॉजिक इज बड़े केटायन बड़े एनायन को पसंद करते हैं, छोटे एनायन छोटे केटायन को, है ना, लाइक दैट। कुछ एक्सेप्शंस हैं इनके अंदर, तो मैम ने वो भी अटैच किया, ये सॉल्युबिलिटी के स्पेशल केसेस जो एक्सपेरिमेंटली आए हैं। बस यहाँ पे लास्ट टॉपिक में तुम थर्मल स्टेबिलिटी को देख लेना, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विद दिस हमने क्विक रिवीजन बॉन्डिंग का कर लिया है, कुछ और रह गया तो मैम को बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना। सब कुछ हो गया है और नोट्स के अंदर मैम ने देखो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए अटैच कर दी हैं, डाउनलोड कर लेना नोट्स को, है ना। मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द पीडीएफ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।